स्वामी जी, एक हवाई दुर्घटना हुई कि अभी लोगों के मन में एक डर बन गया है कि हवाई जहाज़ से जाना सही है या नहीं है। हवाई जहाज की दुर्घटना के कारण से अब लोग हवाई जहाज यात्रा करना छोड़ देना चाहते हैं। लोग डर रहे हैं और कह रहे हैं कि हवाई जहाज यात्रा नहीं करेंगे। तो एक बात बताइए, इस दुनिया में 99% लोग बिस्तर पर मरते हैं, हॉस्पिटल के बेड पे मरे चाहे अपने घर के बिस्तर पे मरे। तो क्या बिस्तर पे सोना बंद कर देते हैं आप? क्या हॉस्पिटल में अपने आप का ट्रीटमेंट कराना बंद कर देते हैं आप? क्या उसके बाद से बेड छोड़कर ज़मीन पे सोना शुरू कर देंगे? नहीं। सारी की सारी दुनिया 99% लोग बेड पे मरते हैं, फिर भी लोग बेड पे सोते हैं, बिस्तर पे सोते हैं। तो ये जो सिलसिला है ज़िंदगी का, कभी नहीं रुकता। जन्म और मृत्यु आते रहती है, जाते रहती है, लेकिन सिलसिला ज़िंदगी का कभी रुकता नहीं और रुकना भी नहीं चाहिए। और हम चाहे कुछ भी कर लें, एक ना एक दिन हम सभी को जाना ही है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं तो ज़िंदगी भर यहीं रहेंगे अज़र अमर बनकर, ऐसा भी नहीं है। जो लोग भी खड़े हैं बस में, जिनकी हाथ की हथेलियां ऐसे सामने दिखाई दे रही हैं, उन्होंने देखा तो हाथ की हथेली में एक व्यक्ति को देखते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि इसकी मृत्यु अभी तुरंत होने वाली है। दूसरे की लकीर को वो देखते हैं तो देखते हैं कि इसकी मृत्यु भी तुरंत होने वाली है। ऐसे 3, 4, 5 लोगों को देखा और देखा कि यहाँ तो लगभग मैक्सिमम लोगों के हाथ की लकीरें बता रही हैं कि अभी इसी वक्त मृत्यु होने वाली है। स्वामी जी, इस हवाई हादसे में बहुत सारे मासूम लोग की मृत्यु हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है स्वामी जी? किसे माने हम जिम्मेदार इसका? रही बात दुर्घटना के कारणों की, तो बहुत सारे लोग अनेक तरह की बातें कर रहे हैं कि इन कारणों से दुर्घटना हुई। कोई ये कह रहा है कि पायलट की गलती से दुर्घटना हुई, कोई कह रहा है कि जो बोइंग प्लेन था उसकी गलती से दुर्घटना हुई। हाँ, 2 तरह की थ्योरी चल रही है इस समय। जो बोइंग प्लेन है वो अमेरिका का है, अमेरिका से लिया गया था, और अमेरिका किसी भी हालत में नहीं चाहता कि उसके विमान पर कोई प्रश्न चिन्ह उठे, क्योंकि उसके विमान पर प्रश्न चिन्ह उठेगा, उसकी क्वालिटी पे प्रश्न चिन्ह उठेगा, तो हो सकता है कि भविष्य में आने वाले समय में वो जितने भी विमान बनाएगा उसकी बिक्री कम हो जाए। दुनिया भर के देश नहीं खरीदेंगे उसकी बदनामी से इस विमान दुर्घटना, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना है और ये दुर्घटना पूरे विश्व तक खबर पहुंच गई है। पूरी दुनिया के लोग जान चुके हैं कि भारत में कितनी बड़ी दुर्घटना घटी है और उस बोइंग प्लेन के कारण से दुर्घटना घटी है। तो इसलिए अमेरिका और अमेरिका के जो अथॉरिटी हैं वो नहीं चाहते हैं कि विमान की अंदरूनी खराबियों को उजागर किया जाए। तो ऐसी जो संस्थाएं हैं, अमेरिकन संस्थाएं, उनका फ़ायदा तो इसमें है कि पायलट के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल दिया जाए कि पायलट की लापरवाही से ही दुर्घटना घटी है। तो उससे क्या होगा? पायलट बदनाम होगा, लेकिन हवाई जहाज़ और हवाई जहाज़ का इमेज सुरक्षित रहेगा, जिससे कि उनका रोज़गार व्यापार चलते रहेगा। तो इस समय कुछ वर्ग के लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे खबरों में जो कहेंगे कि पायलट की लापरवाही के कारण से दुर्घटना घटी है, जबकि उसमें जो पायलट थे, किसी को 1000 घंटे का फ्लाइंग आवर का एक्सपीरियंस था तो किसी को 8000 घंटे का फ्लाइंग आवर का एक्सपीरियंस है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि पायलट कोई नौसिखुआ थे। वो सारे के सारे अनुभवी पायलट थे, दोनों पायलट अनुभवी पायलट थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पायलट की लापरवाही से गलती हुई है, तो कुछ कहते हैं हवाई जहाज़ की लापरवाही से गलती हुई है। तो यहाँ पे वही बात है कि अब दुर्घटना तो हो गई, लेकिन हवाई जहाज़ के ऊपर इल्ज़ाम आने से किसी और को नुकसान होगा और पायलट के ऊपर इल्ज़ाम आने से किसी दूसरे को फ़ायदा होगा, जिसके कारण से दोनों तरह की थ्योरी चल रही है। तो हम आम इंसान को इसके बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। निष्पक्षता से गवर्नमेंट जो भी देगी वो खबर तो हमें बाद में मिलेगी ही। रही बात एयर इंडिया की, तो मैं बस एक बात कहूँगा कि मैं यहाँ शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की खबरें अक्सर आती हैं कि एयर इंडिया के फ़्लाइट्स में कई बार कंप्लेन पैसेंजर्स ने किया है और अथॉरिटी के लोग बहुत लापरवाही से कंप्लेंट्स को देखते हैं। कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि पैसेंजर्स ने कंप्लेन किया कि एसी का पानी टपक रहा है या कहीं से कोई चीज़ टूटी हुई है
या फिर उनको प्रॉपर जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो सर्विसेज नहीं मिल रही थी, फिर भी जो अधिकारी हैं जब कंप्लेन किया गया तो उनके बात करने का तेवर ऐसा था कि जाओ आप कंप्लेन कर लो, आप जाकर कंप्लेन कर लो। यानी कि गवर्नमेंट विभाग के लोग अक्सर इस तरीके से बात करते हैं कि चोर भी हम ही हैं और थानेदार भी हम ही हैं। यानी कि चोर का कंप्लेन अगर आप थानेदार से करने जाओगे तो फर्क क्या पड़ेगा। तो गवर्नमेंट विभाग के साथ में अक्सर ये सबसे बड़ी समस्या, सिर्फ एक विभाग एयर इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लगभग हर विभाग में आप चले जाओ तो लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो खुद ही सरकार हैं और उन पे कोई कंप्लेन करके कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इसके ऊपर सरकार को और जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसको ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो इस तरह की दुर्घटनाएं घटते रहेंगी। और इन्हीं लापरवाहियों के कारण से, सरकारी लोगों के इन्हीं लापरवाहियों के कारण से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं और सरकारी कंपनियां धीरे धीरे बंद भी हो रही हैं या घाटे में भी जा रही हैं। और अभी जो एसोसिएशन हुआ है, टाटा के पास भी अथॉरिटी है, तो टाटा एक ऐसी कंपनी है, अच्छी कंपनियों में उसकी गिनती होती है कि भारत में पहली फ्लाइट जब भारत से गई थी विदेश, यानी कि 1948 में जो पहली फ्लाइट गई थी, मालाबार एयरलाइंस के नाम से शायद वो फ्लाइट थी, वो जो फ्लाइट गई थी उस समय भी टाटा कंपनी और भारत सरकार दोनों के कोलैबोरेशन से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट 1948 में उड़ी थी, जिसमें टाटा ग्रुप के तरफ से जेआरडी टाटा सारे कार्यभार को देख रहे थे। तो टाटा ग्रुप का अनुभव वो कुछ दिनों और महीनों का नहीं है, इस क्षेत्र में टाटा ग्रुप का अनुभव उस समय से है जब देश नहीं आज़ाद हुआ था, तब से है। और जेआरडी टाटा भी भारत के पहले पायलट रहे थे, पहले पायलट ऑफिसर, तो बहुत पुराना अनुभव था। तो यहाँ अब किसी एक संस्था को दोषारोपण करना, किसी पे इल्ज़ाम डाल देना, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यही है कि दुर्घटना किसी भी समाज राष्ट्र के लिए दुखद है और उससे बहुत बड़ी जान माल की क्षति होती है। ऐसी क्षति न हो आगे भविष्य में, इसके लिए हम सामूहिक रूप से क्या प्रयास कर सकते हैं, कैसे अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, कैसे अपने भविष्य के एयरलाइंस को बेहतर बना सकते हैं, कैसे उनके सेफ्टी मेजर्स को, क्वालिटी कंट्रोल को बेहतर कर सकते हैं, इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। न कि हम एक दूसरे पे दोषारोपण ही करते रह जाएं कि सरकार के ऊपर दोषारोपण करें तो कंपनी के ऊपर दोषारोपण करें, तो कभी हम हवाई जहाज पे करें तो कभी पायलट पे करें। बस सामूहिक रूप से ये दुर्घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए हमें सामूहिक रूप से मिलजुल कर काम करना चाहिए। और मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि जो लोग भी इस दुर्घटना के चपेट में आ गए हैं, निश्चित तौर से उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से सहयोग मिलना चाहिए और सरकार मुझे लगता है कि इस पे काम भी कर रही है। और रही बात दूसरी, जो कहते हैं कि सारे लोग एक साथ मर गए, तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई सबकी मौत एक साथ हो गई। तो देखो, ये जो जीवन और मृत्यु है, ये एक रहस्य ऐसा है जो भगवान के हाथ में है, वो बहुत हमारे वश में नहीं है, इसलिए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक घटना मैं आपको बताता हूँ, जो घटना मेरी माँ ने बताया था, ये सच्ची घटना है। मेरी माँ के गुरुजी थे और माँ ने बताया कि एक बार की बात है, गुरुजी कहीं बस यात्रा कर रहे थे और बस में सीट नहीं मिली थी गुरुजी को, तो वो बस के रेलिंग को पकड़कर खड़े थे। अक्सर आपने देखा होगा कि बस में यात्री खड़े रहते हैं और ऊपर के हैंडल को पकड़े हुए खड़े रहते हैं। तो गुरुजी बड़े अच्छे, वो माता कामाख्या देवी के साधक थे, बड़े अच्छे गुरु थे। तो उन्होंने क्या देखा, जो लोग भी खड़े हैं बस में, जिनकी हाथ की हथेलियां ऐसे सामने दिखाई दे रही हैं, उन्होंने देखा तो हाथ की हथेली में एक व्यक्ति को देखते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि इसकी मृत्यु अभी तुरंत होने वाली है। दूसरे की लकीर को वो देखते हैं तो देखते हैं कि इसकी मृत्यु भी तुरंत होने वाली है। ऐसे 3, 4, 5 लोगों को देखा और देखा कि यहाँ तो लगभग मैक्सिमम लोगों के हाथ की लकीरें बता रही हैं कि अभी इसी वक्त मृत्यु होने वाली है। अब गुरुजी क्या किए कि बस से उतर गए और दूसरी बस पकड़कर फिर वो जाने लगे। जो पहले जिस बस को छोड़ा था उन्होंने, कुछ देर के बाद वो बस आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, खाई में गिर गई और जिससे कि मैक्सिमम लोगों की मृत्यु हो गई। तो गुरुजी ने कहा कि अगर मैं उस वक्त लोगों को बताता कि आपकी मृत्यु या इतने लोगों की मृत्यु अभी इसी वक्त होने वाली है, तो कोई भरोसा नहीं करता।
और दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को मनाही होती है कि आप किसी के भी दुखद घटना को उजागर नहीं करोगे जो होने वाला है। एक तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लोग उसके गलत रूप से कि भाई ये व्यक्ति तो हर किसी को मार रहा है, जिसके कारण से वो शांत रह गए, मौन रह गए थे और उन्होंने बताया नहीं। लेकिन उन्होंने देख लिया था कि इसमें अनेक लोग हैं जिसकी मृत्यु होने वाली है, और सामूहिक रूप से लगभग सबकी मृत्यु वहाँ पे हो गई थी। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, अगर पहले से ही सबकी उम्र लिखी है कि भाई इतने समय के बाद आपको जाना है, इस माध्यम से जाना है, मृत्यु का कारण भी होता है कि इस कारण से दुर्घटनाग्रस्त सड़क पे दुर्घटना हो जाएगी, बीमारी से मृत्यु हो जाएगी, या कोई ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु होगी, या हवाई एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। तो जिन लोगों के प्रारब्ध में लिखा होता है, ऐसा ग्रंथ कहते हैं, जिन लोगों के प्रारब्ध में लिखा होता है कि इसकी मृत्यु ऐसी दुर्घटना से होने वाली है, तो सारे के सारे लोग उसी समय चले आते हैं और उसी सिचुएशन में पहुंचते हैं, और एक साथ सामूहिक रूप से सबकी मृत्यु होती है। लेकिन जिसकी मृत्यु नहीं होनी थी, वैसे कुछ दो लोगों की चर्चा भी आ रही है। एक तो हवाई जहाज़ से बाहर निकल गए थे, जो आज भी जीवित हैं, और एक बहन जिनको फ़्लाइट मिली नहीं थी, 10 मिनट ट्रैफिक जाम के कारण से वो फ़्लाइट नहीं पकड़ पाई थी, वो भी जीवित हैं। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, जैसे टाइटैनिक में भी बात हुई थी। टाइटैनिक जब पानी जहाज़ डूबा था तो उस समय सारे लोग मर गए थे, लेकिन एक परिवार जो पूरे फैमिली के साथ में जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, टिकट भी खरीद चुके थे, लेकिन उनको उस पानी जहाज़ में जाने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे को कुत्ते ने काट रखा था। छोटा बच्चा जो सफ़र करने वाला था उसको कुत्ते ने काट रखा था, और कोई भी जानवर जब काट लेता है तो उसका इन्फेक्शन न फैल जाए दूसरे सहयात्रियों के बीच में, इसलिए जो अथॉरिटी के लोगों ने उसके प्रवेश को, पानी जहाज यानी टाइटैनिक में प्रवेश को वर्जित कर दिया था, जिसके कारण से वो दंपत्ति पीछे रह गई थी, बहुत दुखी थी, लेकिन दुर्घटना में उनकी जान बच गई थी क्योंकि वो सवारी नहीं कर रहे थे। तो जिनको बचना होगा, अब जिनको बचना होगा ये भी पता नहीं किनको बचना होगा, वो तो बचने के बाद पता चलेगा, क्योंकि जो किस्मत भी होती है वो उजागर बाद में होती है समय के साथ। भगवान भविष्यवाणी नहीं करते। तो जिनको बचना होगा वो बच जाएंगे, जिनको जाना होगा वो चले जाएंगे। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि जो चले गए वो गलत थे, जो बच गए वो सही है, ऐसा नहीं। ये कुछ विषय ऐसा है जो ईश्वर के हाथ में, भगवान के हाथ में है।